होगा कि यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गई। सेना ने तख्ता पलट कर दिया, लेकिन इससे पहले अवामी लीग के नेता शेख हसीना ने लोकतंत्र का ही तख्ता पलट कर दिया था। चुनाव आयोग ने चुनाव को मजाक बना दिया था। अब की बार 200 पार जैसे नारे वहां भी लगाए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट उनके हिसाब से फैसले लिख रहा था। अदालतों का कोई मतलब नहीं रह गया था और टीवी अखबार दिन रात शेख हसीना जैसा आजकल इंडिया में करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के किसी भी देश के तानाशाह की तरह लगता था कि वो लोग हम ये सानेहा होने नहीं देंगे, हम ये सानेहा होने नहीं देंगे, अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है खैर मकदम में। फ्रेंड्स, पिछले दिनों एक शब्द जिसने बड़ी धूम मचाई थी, डिक्टेटरशिप, जिसको ध्रुव युवा चेहरे ने बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया था। और जब उन्होंने एक वीडियो बनाई थी डरा हुआ डिक्टेटर, तो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक तूफान सा आ गया था। फ्रेंड्स, अब मैं ये डिक्टेटरशिप की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। कब तक आखिर सहेगा कोई? इसी का एक उदाहरण हमें देखने को मिला है अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में। अगर अभी भी सबक ना लें जो यहाँ डिक्टेटर बनना चाहते हैं, तो वो बड़े धोखे में हैं। बहरहाल, आइए पहले वो वीडियो देख लेते हैं बांग्लादेश की, उसके बाद बात करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे आप जो वीडियो देख रहे हैं वो एक प्रधानमंत्री के देश छोड़कर भागने का सबूत है। आधुनिक बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को उन्हीं के देश के साधारण नागरिकों ने तोड़कर मिट्टी में मिला दिया। जो कभी उनकी पूजा किया करते थे, उन्हें देश बंधु कहा करते थे, मतलब पूरे देश के साथी। बांग्लादेश अवामी लीग की नेता और 5 बार की प्रधानमंत्री शेख हसीना उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और क्या इससे भारत को चिंतित होने की जरूरत है? आपको बताया जा रहा होगा कि यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गई। सेना ने तख्ता पलट कर दिया, लेकिन इससे पहले अवामी लीग के नेता शेख हसीना ने लोकतंत्र का ही तख्ता पलट कर दिया था। चुनाव आयोग ने चुनाव को मजाक बना दिया था। अब की बार 200 पार जैसे नारे वहां भी लगाए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट उनके हिसाब से फैसले लिख रहा था। अदालतों का कोई मतलब नहीं रह गया था और टीवी अखबार दिन रात शेख हसीना जैसा आजकल इंडिया में करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के किसी भी देश के तानाशाह की तरह लगता था कि वो लोकतंत्र के लबादे में बांग्लादेश के लोकतंत्र को लूटती रहेंगी, ठगती रहेंगी, उसकी हत्या करती रहेंगी और उनका कुछ नहीं होगा। सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। दुनिया के हर तानाशाह को ऐसा ही भ्रम होता है। उन तानाशाहों की तरह ही शेख हसीना ने भी विपक्ष के नेताओं को दिन रात गालियां बकी। उन्हें आतंकवादी और देशद्रोही बताया करती थी, अमेरिका का एजेंट कहा करती थी। यहाँ भी किसानों को खालिस्तानी बताया गया। चीन का एजेंट कहा जाता है। सत्ता के सर्वशक्तिमान लोग ऐसा कहते हैं। चुनाव आयोग ने शेख हसीना के सामने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण। नतीजा 2023 के आखिर में जब बांग्लादेश में आम चुनाव की घोषणा हुई तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इसके 3 दिन के भीतर देश की सभी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी।
शेख हसीना की पार्टी के अलावा किसी को भी इस चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं रह गया था। लेकिन चुनाव आयोग विपक्षी दलों को भरोसा दिलाने की बजाय, उन्हें चुनाव के लिए रजामंद करने की बजाय, निष्पक्ष चुनाव का वादा करने की बजाय, उनके साथ बैठक करने की बजाय शेख हसीना की कठपुतली की तरह काम करता रहा। शेख हसीना ने इसे अपनी जीत की तरह लिया और उन्हें लगा कि यह अच्छा ही हुआ, रास्ते के कांटे अपने आप हट गए। जैसे कांग्रेस मुक्त भारत के नारे उछाले जाते हैं, वैसे ही विपक्ष मुक्त बांग्लादेश का नारा लगा और टीवी चैनलों के दलाल दिन रात शेख हसीना के नाम पर कीर्तन करते रहे। चुनाव को निष्पक्ष दिखाने के लिए शेख हसीना ने लगभग 70 सीटों पर अपने ही कठपुतली उम्मीदवार यानी डमी कैंडिडेट उतार दिए। जुल्म की इंतहा यह थी कि चुन चुन कर शेख हसीना ने बीएनपी और दूसरे विपक्षी दलों के हजारों समर्थकों और नेताओं को जेलों में डाल दिया, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्हें आतंकवादी देशद्रोही बताकर उनके खिलाफ जनता को भड़काया। मतदान केंद्रों पर स्वतंत्र पत्रकारों को जाने नहीं दिया गया। सरकार के पिट्ठू पत्रकार जो शेख हसीना के पैरों में बिछे रहते थे, उन्होंने बांग्लादेश के ध्वस्त हो चुके लोकतंत्र और चुनावी तंत्र पर लोकतंत्र की चादर चढ़ा दी। नतीजा यह हुआ कि 300 सीटों पर हुए चुनाव में शेख हसीना की अवामी लीग के 223 सांसद जीत गए और 61 सीटों पर उन्हीं के डमी उम्मीदवार जीत गए। शेख हसीना को भ्रम हो गया कि वो बांग्लादेश के इतिहास की सबसे लोकप्रिय नेता बन चुकी हैं। टीवी चैनलों और अखबारों ने उनकी शान में लेख लिखे, डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि लोकतंत्र को कुचलकर हासिल की गई अपनी झूठी मसीहाई छवि का अंजाम क्या हो सकता है। टीवी चैनल भले ही शेख हसीना के गुण गाए जा रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के साधारण नागरिकों ने कभी भी उनकी जीत को स्वीकार नहीं किया। चुनाव जीतने के बाद से ही उनके पैरों तले से जमीन खिसकती जा रही थी। आप जानते ही होंगे कि पिछले 3 हफ्ते में बांग्लादेश उनकी मुट्ठी से लगातार खिसकता चला जा रहा था। 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। एक रात में ही 91 लोगों को मार दिया गया। शेख हसीना को लगता रहा कि पूरा देश उनके इशारों पर नाचता है, उनके मन की बात सुनने के लिए बेचैन रहता है, उनके एक इशारे पर विपक्ष को उखाड़ फेंकता है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कुछ नहीं था। वो समझ ही नहीं पाई कि उन्होंने लोकतंत्र के लिए जमीन खोदकर, स्वतंत्र चुनाव के लिए जमीन खोदकर, संविधान के लिए जमीन खोदकर, विपक्ष की आवाज के लिए जमीन खोदकर खुद अपने लिए ही जमीन खोद डाली है। वो आवाम के दिलों से उतरती चली जा रही थी और उन्हें लग रहा था कि उनका इकबाल आसमान तक जा पहुंचा है। लेकिन अंत में वही हुआ जो किसी भी तानाशाह का होता है। 300 सांसदों की संसद में अब की बार 200 पार की नारेबाजी और विपक्ष मुक्त बांग्लादेश के घोड़े पर सवार शेख हसीना को जनता ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसा ही होता है जब आप लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, संविधान का मजाक उड़ाते हैं, चुनाव का मजाक उड़ाते हैं। सेना ने सिर्फ इस कमजोर स्थिति का फायदा उठाया है। शेख हसीना समझ ही नहीं पाई कि कब वो देश की सबसे लोकप्रिय नेता से अपने देश की सबसे बड़ी अपराधी में तब्दील हो चुकी है। उनकी नीचता का आलम यह था कि उन्होंने देश की पूर्व प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को नजरबंद कर दिया। 23 जून 2023 को डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने आरोप लगाया कि शेख हसीना व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिशोध में अंधी हो चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारी नेता खालिदा जिया को इलाज कराने से रोक दिया गया है। शेख हसीना ने भ्रष्टाचार के आरोपों में 2 बार की प्रधानमंत्री खालिदा जिया को उठाकर जेल में डाल दिया था। बाद में उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। बीएनपी चीफ ने कहा था, मेडिकल बोर्ड ने लगातार कहा है खालिदा जिया की बीमारी का इलाज बांग्लादेश में संभव ही नहीं है। लेकिन शेख हसीना अपने निजी राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उन्हें मार डालने पर आमादा है। जरा इस चेतावनी को अपने आसपास के संदर्भों में समझिए। भारत के संदर्भ में जो डरावना है वो ये कि शेख हसीना भी इसे राष्ट्रवाद बताया करती थी। वो कहती थी कि पूरा विपक्ष भ्रष्ट है, विपक्ष के सारे नेता देशद्रोही और आतंकवादी हैं और वो बांग्लादेश को उन सब से मुक्ति दिलाने आई है। बरसों बरस बांग्लादेश के लोगों को वाकई लगता रहा कि वो सच बोल रही है। उनमें अपना मुक्तिदाता देखा। उनके कहने पर विपक्ष के नेताओं को अपना दुश्मन मानने लगे बांग्लादेश के लोग।
टीवी चैनलों और अखबारों ने भी लोकतंत्र को कुचलने में शेख हसीना का जमकर साथ दिया। लेकिन जब 2024 की जनवरी में शेख हसीना ने विपक्ष मुक्त बांग्लादेश का नारा लगाया, तब वहां के लोग सहम उठे। उन्होंने ऐसे बांग्लादेश का सपना नहीं देखा था। दबी आवाजों में जनता, छात्र, नौजवान सड़कों पर उतरे, लेकिन जिसने भी आवाज उठाने की जरा भी कोशिश की, शेख हसीना ने सबको कुचल दिया, जेलों में डलवा दिया, चाहे वो छात्र हो या वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता हो या शिक्षक या विपक्ष के नेता। उन्होंने किसी को अमेरिका का एजेंट कहा, किसी को भ्रष्ट तो किसी को आतंकी। कुल मिलाकर ऐसे हालात बनते चले गए कि किसी को लोकतंत्र के किसी भी खंभे से कोई उम्मीद ही नहीं बची। शेख हसीना ने डेमोक्रेसी के सारे सिस्टम को तहस नहस कर डाला था। वो नहीं जानती थी कि विपक्ष को लेकर फैलाए गए उनके झूठ, चुनाव आयोग के फरेब, अदालतों की बेहयाई से उबी हुई जनता के सब्र का बांध जब टूटेगा तो उन्हें उसी बांग्लादेश से चोरों की तरह भागना पड़ जाएगा जहां विपक्ष के तमाम नेताओं को वो बेईमान बताया करती थी और जनता ताली बजाती थी। वो नहीं जानती थी कि ढाका के सबसे बड़े चौराहे पर उनके पूजे जाने वाले पिताश्री की मूर्ति को जनता जमींदोज कर देगी। अब जरा सोच कर देखिए, इस पूरे हालात का जिम्मेदार कौन है? ठीक से सोचिए, आपको एक ही कारण नजर आएगा, लोकतंत्र, नागरिक और संविधान को अपना गुलाम समझने की तानाशाह सोच। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा। फ्रेंड्स, बांग्लादेश के लोगों का जब सब्र का बांध टूटा तो शेख हसीना का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उन्हें राजा से एकदम अपराधी हो गई वो, और भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। और ब्रिटेन और दूसरे देशों ने भी उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया, जो कभी उनके लिए पार्टी किया करते थे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि लगभग इसी तरह की कंडीशन अपने देश में भी है। यहां पर भी है कोई इस तरह की शेख हसीना, उसे हसीना कहूं या हसीन कहूं समझ में नहीं आता, जो लगातार बोलता है और झूठ शानदार बोलता है। वो सबको भ्रष्टाचारी कहता है और खुद सारा देश बेचकर उसने खा लिया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, और वो भाषण ऐसे देता है जैसे कोई धार्मिक नेता बोल रहा हो। नौजवान भावनाओं में बह जाते हैं और उसकी सरकार बन जाती है। वो हमेशा हिंदू मुस्लिमों को लड़ाकर ठीक इसी तरह से प्रधानमंत्री बनता है, और ठीक इसी तरह से चुनाव आयोग उसकी भी कठपुतली बना हुआ है, और विपक्ष को वो चाहता है कि बिल्कुल मुट्ठी में रगड़ दे। लेकिन जनता ने अब की बार झटका अच्छा दिया है। जनता भारत की समझदार है, अगली बार इससे भी अच्छा झटका देगी। लेकिन अगर झटका नहीं दिया और प्रधानमंत्री इस भूल में रहे मोदी जी के ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब कहीं जाकर शरण लेनी पड़ेगी या फिर तिहाड़ जेल भी जाना पड़ सकता है। आप नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, खुद आप मोबेटो का चश्मा पहनते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, और देश के आधे लोग भूखे सोते हैं, और खुद कहते हैं कि हम 8 घंटे काम करते हैं। क्या काम करते हैं 8 घंटे? हमारी समझ से तो बाहर है। आपको ठीक से भाषण देना नहीं आता, और आपके गृह मंत्री से तो अगर कोई अंग्रेजी में पत्रकार सवाल पूछ ले तो वो लाल पीले हो जाते हैं। और तो और जिस प्रधानमंत्री को लोग ये कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं, सिर्फ वो अंधभक्त कहते हैं जो जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस जो धर्म के नाम पर भड़क जाते हैं। नहीं तो उसकी तो डिग्री भी फर्जी है। ये अब तक का सबसे गिरा हुआ अनपढ़ प्रधानमंत्री है।
कांग्रेस ने देश की जितनी तरक्की की, इसने देश को उससे भी ज्यादा पीछे धकेल दिया। और अगर इससे कुछ पूछो तो इसका सीधा जवाब होता है कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया। अरे कांग्रेस ने क्या नहीं किया, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन दुख की बात यह है कि तूने सारा ही बेच दिया अंबानी और अडानी के हाथों। और उसी तरह किसानों पर, जिस तरह वहां के आंदोलनकारियों पर शेख हसीना ने जुल्म किए, यहाँ के किसानों पर, छात्रों पर आए दिन जुल्म होते हैं, अल्पसंख्यकों पर आए दिन जुल्म होते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सब्र का बांध टूटेगा और मोदी जी पता नहीं आप भाग भी पाएंगे या सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, मुझे बातें घुमाने की आदत नहीं है। खुले लफ्जों में अपनी प्यास का इजहार कर देंगे, खुले लफ्जों में अपनी प्यास का इजहार कर देंगे। किसी दिन हम तेरे दरियाओं पे यलगार कर देंगे। तेरा सेवा रहा है पीठ पर चाकू चलाने का, मगर जख्म जब हम देंगे तुझे ललकार कर देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में जो मैसेज था शायद आप समझ गए होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।